प्यारे बच्चों, आज की वीडियो सत्र 2022-23 के लिए क्लास 10th का बेसिक मैथ सैम्पल पेपर सॉल्यूशन के साथ। इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे पेपर तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम में साइट पर नहीं मिलता। प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, तो इसी खुशी में यार प्लीज़ वीडियो को यार एक लाइक तो बनता है और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पेपर 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का होगा और यहाँ पर आप देखोगे 5 खंड होंगे आपके A, B, C, D और E। 5 सेक्शंस होंगे और 1 से 20 तक के जो 20 प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर के होंगे MCQ टाइप, यानी कि 4 प्रश्न होंगे, चारों में से एक को आपको टिक करना होगा। तो आइए देखते हैं। उसके साथ ही बाकी प्रश्न कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 3 के होंगे, कुछ 5 के होंगे, कुछ केस स्टडी वाले होंगे। तो चलिए पहला सवाल खंड ए के साथ शुरू करते हैं। तो यार एक बार वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से अभी कर लीजिए। और यहाँ पर जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ओके, सवाल है यहाँ पर, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक है P और Q को P बराबर है AB का स्क्वायर और Q बराबर है AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर AB अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम PQ होगा, ए बी होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होगा, ए का क्यूब और बी का स्क्वायर होगा, या ए और बी दोनों का ए का क्यूब और बी का भी क्यूब होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार सोचिए। और यस, इसका जो आंसर है वो है ए का क्यूब और बी का स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर, अधिकतम संभव गति क्या होगी, मैक्सिमम जो एक पॉसिबिलिटी होगी गति की वो क्या होगी, जब एक आदमी एक 52 किलोमीटर और 52 किलोमीटर 91 किलोमीटर चल सकता है प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उसकी जो रफ्तार है वो कितनी होगी। तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर या 26 किलोमीटर। 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा हिंदी मीडियम में जब इसे ट्रांसलेट करते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ जाती है। आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के पेपर को लेकर के, और यहाँ पर देखो ये आंसर होगा 13 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला सवाल है, यदि द्विघात बहुपद का एक 0x ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर k का मान आपको बताना है। तो k कितना होगा, 10 होगा, -10 होगा, C 5 होगा, या D है -5, मतलब 10 होगा, -10 होगा, 5 होगा या -5 होगा। तो देखिए कौन सा इसका आंसर हो सकता है, और इसका आंसर होगा आपका यस, ये है -10, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल चौथा है, आलेखनीय रूप से समीकरणों का युग्म द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। समीकरण, आप दोनों समीकरण को देखिए, 2 पंक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है वह जो है, तो कौन सा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखो क्या हो सकता है। फोर्थ का, तो फोर्थ का है यहाँ पर यस समानांतर। ठीक है, समानांतर, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आपका 5वां सवाल है 4 ऑप्शन के साथ, और थोड़ा सा इसे यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। और 5वां सवाल देखो, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है। समीकरण आपको दे रखा है x2 + 4x + k बराबर 0 के वास्तविक और मूल समान मूल हो, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन के साथ A B C D, और देखिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका आंसर है आपका K बराबर क्या होगा, तो K बराबर है आपका 4। ठीक है, तो K बराबर 4 आंसर आपका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो 5वां, तो 5वां एक बार आप सवाल को पढ़िए, समझिए, और मैं सीधा इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो छठे का है आपका यस यस यस, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट है छठे का। उसके बाद 7वां देखते हैं। यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है ABC और DEF में। अब आपको बताना है AB, ये अब लिखा हुआ है AB है और ये D है। AB/D बराबर ईसा पूर्व FD तब
ठीक है, तो ये तब वे समान होंगे जब, और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा इस वाले प्रश्न में आपको इंग्लिश मीडियम वाला भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हिंदी मीडियम जी में जब से कन्वर्ट किया गया तो कुछ चेंजेज यहाँ पर आ गए हैं। तो 7th का जो आंसर है वो रहेगा आपके लिए सी। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बार मैं इंग्लिश मीडियम वाला दिखाया तो आपको 7 के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th को, और ऑप्शन आप देखोगे एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल ए बराबर एंगल डी, और इसी तरह से आप ABCD को देख सकते हैं। तो 7वें सवाल का आंसर मैंने आपको बताया सी, यानी कि एंगल बी इजकल टू एंगल डी, और जो बॉक्स था वो एंगल था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला सवाल हिंदी मीडियम में दिखाता हूँ। चलिए 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, और 4 ऑप्शन के साथ यहाँ पर डी ऑप्शन आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और अब आपके पास डी ऑप्शन भी यहाँ पर है। और ऑप्शन देखो बिंदुओं यहाँ पर 5 है, -6 है, और -1 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। और यहाँ पर देखो 1:5, 5:1, 1:1 या 1:2। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ये रहेगा 5:1, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला आंसर है 9th वाला, और यहाँ पर ये आकृति आप जरूर देखें। यस, आकृति में यदि PA और PB केंद्र O वाले केंद्र जो यहाँ पे O वाले वृत्त पर एक इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा है कि APB, यानी कि APB ये वाला हो गया, और OAB यानी कि OA और B ये वाला हो गया। तो ये तो यहाँ पर आपको बताना है OAB बराबर है किसकी। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर APB 50 है, तो OAB कितना होगा? ये वाला तो 50 है, तो आपको ये वाला बताना कितना होगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री या 50 डिग्री है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 9 का 25 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला सवाल देखो 10वां सवाल, ऑप्शन यहाँ पर एक समीकरण आपको दे रखा है। तो आप इसका जो आंसर है ये एंगल 3 है, और ये तो D1 है। और 10वें सवाल का आंसर आपका रहेगा 3/2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद 11वां सवाल देखेंगे, और फिर एक साथ में आपको 12वां 13वां भी दिखा देता हूँ। एक बार 11वें सवाल को आप पढ़ लीजिए। यस, एंगल 3 cos थीटा 2a प्लस एंगल 3 sin 2a बराबर क्या है? तो यहाँ पर आप जानिए 4 ऑप्शन आपके साथ ABCD, और 11वीं का है एंगल 3। यस, एंगल 3 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके 12वां देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, या ट्रिग्नोमेट्री है। और यहाँ पर 12वें सवाल का करेक्ट आंसर है 0, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13वां सवाल, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, और इसका आंसर होगा आपका 14:11, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 14:11 इनका अनुपात होगा, यानी कि जो वृत्त का परिमाप होगा वो जो क्षेत्रफल होगा वो 14 होगा, और जो वर्ग का होगा वो 11 होगा। अगला सवाल है 14वां 14। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4:3 है के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो ध्यान रखें, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा 16:9, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाली ठोस अर्धगोला, गोला नहीं है अर्धगोला है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और 15 का करेक्ट आंसर है यस 147 पाई आर सेंटीमीटर 2, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला सवाल आपके लिए 16 का, और 16 में आप देखो यहाँ पर एक वितरण के लिए यहाँ पर क्लास है या आवृत्ति है, तो आपको बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होगी?
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है यस, इसका है सी ऑप्शन, यानी कि 20 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे 17 का, यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य है ना, तो मीन, मीडियन और मोड वाले प्रश्न है। यहाँ पर 2.6 है, तो y का मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपके लिए 17 का 17, यस थोड़ा सा सोचिए, और आंसर रहेगा आपका 8, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आप 18वें सवाल को देखो कि 52 ताश के पत्तों के एक अच्छी तरह से फेरबदल किए गए डेक से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड का चयन किया जाता है। इसके लाल फलक कार्ड की प्रायिकता पॉसिबिलिटी है। यस, एक बार प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर रहेगा 3/, यस बिल्कुल करेक्ट, आप सही समझ पा रहे, 3/26, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। और यहाँ पर आप देखो कि इंस्ट्रक्शन है 19 और 20 के लिए क्रम निर्देश। 19 और 20 एक अभिकथन और कारण पर आधारित है। तो यहाँ पे आप देखो अभिकथन और कारण को आपको ध्यान से समझना है। 19वां सवाल देखो, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखोगे, अभिकथन, उसके बाद यहाँ पर कारण को पढ़ोगे और आपको ABCD में सही ऑप्शन क्या होगा। तो 19 का है डी, यानी कि जो दावा ए है वो गलत है और आर जो है वो ट्रू है, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पर 20वां सवाल है और 20वां सवाल भी सेम आपके लिए उसी पैटर्न को फॉलो करता है। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए है, यानी कि दोनों ही ए और आर सत्य है, और जो आर है वो ए का एक स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या, सही से व्याख्या करता है। अब हम चलते हैं खंड बी की तरफ, जो कि 2-2 नंबर के होंगे और यहाँ पर 5 प्रश्न हैं, टोटल आपके 10 नंबर के हो गए। यहाँ पर आप देखोगे तो के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में अपरिमित रूप से अनेक होंगे, अनेक समाधान होंगी। तो यहाँ पर आप देखो kx + 3y - k - 3 और ये ब्रैकेट के अंदर =0 है। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। यस, तो सॉल्व आप ज़रूर इसे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 21वां। ठीक है, तो एक बार मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ी देर बाद 2-2 सवाल करेंगे सॉल्व आपका। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक बार आप 22 वाले को भी देख लें, प्रश्न को पढ़ें। यहाँ पर या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे, और दोनों में से आपको जो भी सवाल इजी लग रहा है दोनों को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2-2 नंबर के हैं। ओके, यहाँ पर आप 21 के आंसर को देख लें किस तरह से है। और A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी कि फर्स्ट K/12 3/K = K -K। तो यहाँ पर आप ये पूरा इससे सॉल्व किया हुआ है, और K का वह मान जो दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है, K = 6 आंसर आपका आना चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो 22 का आंसर पहले वाले भाग का ये वाला, आप इसे देख लीजिए। थोड़ा सा जब आप हिंदी मीडियम में से आप मैच कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम वाले को साथ में आप लेकर ज़रूर चलें, और या तो ऊपर वाला था या नीचे वाला, तो दोनों को आप आंसर को यहाँ पर समझ सकते हैं वीडियो को रोकने के बाद। और यस, वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो अगला सवाल है 23, 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं, राइट। तो इसके बाद देखो 24वां सवाल, 24वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो 24वां सवाल है थोड़ा सा हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम कर रहा था। जो यहाँ पर यदि खाट लिखा हुआ था, तो खाट नहीं है, कॉट थीटा है, ठीक है। तो कॉट थीटा = 7/8 है। तो इवेल्युएट करके इस सवाल को आप एक बार पढ़ लीजिए। 1 + sin θ / 1 + cos θ एंड 1 - sin θ / 1 - cos θ। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं 23वें और 24वें का आंसर। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो 23 का सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को रोक लें, और रोकने के बाद यहाँ पर आप किस तरह से सॉल्व करना है
ये पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद 24 को देखिए आप साइन थीटा कॉस थीटा को, और यहाँ पर थोड़ा सा ये थीटा वाले सवाल में जो ट्रांसलेट है वो सही से नहीं हो पाया। उसके बाद आप इसे पूरा सवाल यहाँ से, और ये या वाला यानी कि या तो ऊपर वाला करना था या नीचे वाला करना था, तो दोनों को आप समझिए और कौन सा आपको इजी लगता है उसको आप आंसर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सी सेक्शन की तरफ। प्रश्न नंबर यहाँ पर 25वां सवाल आपके लिए दिखाया नहीं था। यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात कीजिए, और दूसरा था यहाँ पर एक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है। क्षेत्रफल इतना है तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त का हमें व्यास ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं सी सेक्शन की तरफ, जहाँ पर कि प्रश्न आपके लिए 3-3 नंबर के हैं। 6 प्रश्न 6 18 नंबर, और यहाँ पर सिद्ध करना है आपको एंगल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, ये आपको सिद्ध करना, प्रूफ करना है। और अगला 27वां सवाल है द्विघात बहुपद 6x2 - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित यानी कि प्रूव करना है आपने। और 26 और 27वें सवाल के आंसर को देखते हैं। चलिए एक बार यहाँ पर आप 26वें को सॉल्व कर लीजिए, और ये पूरा पेज आपका किस तरह से सॉल्यूशन है एक बार इसे देखिए, समझिए वीडियो को रोक करके, और किस किस तरीके से सॉल्यूशन होगा 26वें सवाल का और किस तरह से आपने किया, एक बार दोनों का मैच ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 27वें की तरफ। और 27वां सवाल भी कुछ इस तरीके का छोटा मोटा सॉल्यूशन नहीं बल्कि काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, और यहाँ पर आप इसे जूम करके पूरा देख सकते हैं, और ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए कि आखिर 27 में किस तरह से उसे सॉल्व करना था, सत्यापन कैसे करना था। अब बढ़ते हैं इसके 28 प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर स्टेटमेंट आप ढंग से पढ़िए पूरा। एक दुकानदार पढ़ने के लिए किराए पर किताबें देता है। वह पहले 2 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क लेती है, और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क भी लेती है। लतिका ने यहाँ पर 6 दिनों में तक रखी किताब के लिए 22 रुपये का भुगतान किया, जबकि आनंद ने 4 दिनों के लिए रखी किताब का 16 रुपये भुगतान किया। प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन के लिए नियत मूल्य और शुल्क ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको एक तो फिक्स कितना उसका टैक्स था, कितने पैसे उसके लिए डेली वाला था, और कितना अगले दिन से एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता था। टोटल यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो 6 दिनों का 22 रुपये है और 4 दिनों का 16 रुपये है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और या तो आप इस ये वाला कर लीजिए, स्थान ए और बी एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से बी और दूसरी बी से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। यदि कारें एक अलग दिशा में अलग अलग गति से यात्रा करती हैं तो वे 5 मिनट में मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं, तो दोनों कारों की गति क्या होगी, दोनों की आपको क्या बताना है, स्पीड बतानी है। और 29वां सवाल यहाँ पर आप स्क्रीन पर है, जो कि यहाँ पर पिक्चर के साथ है, आकृति के साथ है, फिगर के साथ है। और यहाँ पर आकृति भी आप ज़रूर देख लें, और किस तरह से यहाँ पर क्यू पर स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर टी पी आपको ज्ञात करना है। ओके, और अगला जो 29वां था, तो यहाँ पर आपको 28 का यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। मान लीजिए एक नियत शुल्क 100 रुपये है और अतिरिक्त शुल्क क्या है, y रुपये प्रतिदिन का है। फिक्स रुपये x है और जो एक्स्ट्रा डे y लगता है वो y है। और यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन किया है कि भाई लतिका ने 6 दिनों के लिए यानी कि 6 बराबर 4 + 2 2 + 4 है। अब यहाँ पर अवे इन्होंने क्या किस तरह से सॉल्व किया है, और ये आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर समीकरण x 16 बराबर यहाँ पर इन्होंने एक समीकरण बना दिया है। और अब आपको दूसरा समीकरण बनाना है और उसके बाद दोनों को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से यहाँ पर इसे सॉल्व किया गया है वो आप देख सकते हैं। और नियत शुल्क इन्होंने बता दिया है 10 रुपये, और अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। अब यहाँ पर 10 रुपये और 3 रुपये, तो 6 18 तो यहाँ पर इन्होंने प्रति रुपये दिन के हिसाब से ले लिया। 10 रुपये तो फिक्स है ही,
इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और अगला सवाल यहाँ पर है यानी कि अथवा वाला है, और किस तरीके से आपको वहाँ पर चाल निकालनी थी और स्पीड निकालनी थी। और यहाँ पर इस तरह से सेम समीकरण इन्होंने बना दिया है और समीकरण के साथ उसे सॉल्व कर दिया है। इस पहली कार की गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 40 प्रति किलोमीटर घंटा स्पीड है। अगला सवाल 29वां, और इसी तरह से यहाँ पर 29 को भी आप देख सकते हैं आकृति, और यहाँ पर इन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखा है वो किस तरीके से है, आप स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये एंगल है जो आपको बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, ये डब्बा जो है एंगल है, और आप इसे ध्यान से देखिए और समझेंगे। अगला सवाल 30, और 30 वाला आपके लिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ दैट आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है क्या, tan थीटा अपॉन -1 cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इजिकल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। राइट, यहाँ पर ये 30 वाला प्रश्न है, और यहाँ पर 30 वाले प्रश्न में आपको दो प्रश्न दे रखे हैं, या तो आप ऊपर वाला कर ले या नीचे वाला कर ले। इफ़ sin थीटा, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है √3, देन यानी कि प्रूव कीजिए, देन जो थीटा है थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 1 कैसे होगा, आपको ये प्रूव करना है। और 30 के बाद इसका आंसर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, 30 का सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड से, और पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप एक बार आप इसे ज़रूर देखें। थोड़ा सा वीडियो को रोकने के बाद पूरे प्रश्न को समझें, सॉल्व करें और अपने आंसर के साथ प्रूव करें, मैच करें कि किस तरह से आपने किया, और यहाँ पर स्कीम के साथ किस तरह से आंसर है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑलरेडी बचा भी हुआ है, तो आंसर यहाँ पर इस पूरे यहाँ से, और मैं यानी कि अथवा में जो प्रश्न था उसका भी आप यहाँ आंसर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके लिए जूम कर लेता हूँ, और इसे जो अथवा में था, अथवा में आप इसे देख लें, sin थीटा प्लस cos थीटा इजकल टू √3, और यहाँ पर पूरी तरीके से एक बार देखें किस तरीके से सॉल्व किया गया है और किस तरह से आपने किया है। अगला सवाल चलते हैं, तो सी सेक्शन का लास्ट सवाल है 31, और एक बार देखें यहाँ पर आप प्रश्न को पढ़ें, समझें, और उसके बाद इसके आंसर पर हम फोकस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 31 का आंसर देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपको प्रायिकता बतानी थी, पॉसिबिलिटी बतानी थी, और 31 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। और उसके बाद देखते हैं अगले सवाल 32, जो कि एक नए सेक्शन डी से शुरुआत हो रही है, और यहाँ पर इस खंड में 5 अंक के 4 प्रश्न हैं, यानी कि 20 नंबर का ये टोटल है। और यहाँ पे आप पहला सवाल देख सकते हैं, ट्रेन के यहाँ पर ट्रेन और गति से रिलेटेड है, और पूरा प्रश्न यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक बार 32 और 33। राइट, यहाँ पर आप देखो एक बार 32 को पढ़ लेंगे बार, और उसके बाद हम 33 की बात करते हैं। दोनों सवालों को एक साथ सॉल्व करते हैं, और आप एक बार 32 को पढ़ें, इसके सॉल्यूशन दिखाता हूँ, उसके बाद 33 को दोबारा देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखो आप 32 का माना यात्री की जो औसत गति है, सबसे पहले उन्होंने औसत गति को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है, और यहाँ पर जो ट्रेन की औसत गति है उसे x प्लस 11 प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर मान लिया है। इसके बाद देखो दिए गए आंकड़े यहाँ पर फिट कीजिए, जो भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है उसे फिट करते जाइए और उसे सॉल्व करते जाइए, और आगे स्टेप के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेन की गति है वो 33 प्लस 11 इजकल टू 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, और जो यात्री ट्रेन की गति है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यात्री ट्रेन की अलग है और एक्सप्रेस ट्रेन की 44 किलोमीटर, 33 और 44 है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसके दूसरे पार्ट की तरफ जो कि अथवा में है, और अथवा में देखो धारा की गति, धारा और नाव, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम यहाँ पर भी बहुत ही कमाल के सवाल होते हैं, किस तरह से सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में किस तरह से उसे माइनस करना होता है। तो आप यहाँ पर आप इन सॉल्यूशन को देख सकते हैं, और बाकी बचा हुआ इसका जो 32 का आंसर है वो इस तरह से है। क्योंकि धारा की गति कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि धारा अपनी वेग में बढ़ेगी तो ऋणात्मक नहीं हो सकती। धारा की गति जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा
के रफ्तार से है। यदि धारा के अपोजिट में होती तो यहाँ पर माइनस कर सकते थे, बट ये धारा की गति की तरफ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बढ़ते हैं इसके 33 की तरफ और यहाँ पर सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है यहाँ पर देखो, सिद्ध कीजिए यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो दो अन्य भुजाएं उसी में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यदि प्रमेय ज्ञात कीजिए, EC को ज्ञात करना है आपने। और यहाँ पर आप देखोगे तो अगला एक बार इसको सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन क्या दिया इन्होंने, आकृति है दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए और निर्माणों का प्रमाण। इस तरह से एक आपको आंसर के लिए लॉजिक समझना है। और अगले प्रश्न की तरफ 34। तो चलिए 34 को देखो, यहाँ पर लकड़ी से बना एक पेन स्टैंड एक घनाभ के आकार का है। तो ठीक है, घनाभ के आकार का है और उसे देखो यहाँ पर पूरा एक बार इसे पढ़े समझे, जिसमें कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, ये आप देख सकते हैं गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढा की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे स्टैंड की लंबाई का आयतन आपको ज्ञात करना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर अथवा में भी एक सवाल दे रखा है जो कि कुछ इस तरीके से, रमेश ने अपने बगीचे के लिए एक बेलन के आकार में एक पक्षी स्नान बनाया, जिसमें कि भैया पक्षी जो है वो नहा सकते हैं या पानी वगैरह भी पी सकते हैं। हालांकि जिसके एक सिरे पर गोलार्ध, तो देखो यहाँ पर जो गोलार्ध है बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। तो उसकी त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर। तो पक्षी स्नान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं 34। तो 34 के फर्स्ट पार्ट को अब यहाँ पे देखिए, शंक्वाकार का आवागमन का आयतन है और इसे पूरा एक बार देखें। दो सवाल है 34 में, एक सवाल है उसके साथ अथवा में भी जुड़ा हुआ है। और इसे देखने के बाद आप यहाँ पर यानी कि अथवा वाले प्रश्न को भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि बेलन की ऊंचाई h इन्होंने मान लिया है और बेलन के अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या होती है, वो r है। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इन्होंने बेलन का CSA तथा अर्धगोले का CSA किस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों 35वां सवाल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जीवन बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी की आयु के वितरण के लिए निम्नलिखित डेटा यहाँ पर पाया गया। यहाँ पर ये डेटा है आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या। धारक औसत आयु की गणना करें। यदि पॉलिसी केवल 18 वर्ष से अधिक और लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दी जाती है। और यहाँ पर पूरा इसे देखेंगे प्रश्न को। तो एवरेज आपको एज निकालनी है, एवरेज एज कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इस सवाल की तरफ। चलिए आंसर आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पे आप देखो किस तरह से उन्होंने एक बारंबारता, संचय आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है और पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो सॉल्यूशन का मेथड क्या है आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, एक बार इसे पढ़ सकते हैं। माध्यिका बराबर 35 और इसलिए औसत आयु इनकी क्या है, वो 35.76 वर्ष है। औसत एज जो है वो औसत निकालनी थी, तो औसत एज कितनी होगी 35.76। और अगला सेक्शन है हमारे पास केस स्टडी से रिलेटेड ई सेक्शन। और ई सेक्शन में आपको देखा है सबसे पहले 36 केस स्टडी 1 है और इस केस स्टडी को एक बार ध्यान से पढ़ें समझे। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून 2022 के महीने में भारत से यात्री कारों के निर्यात में 2021-22 की इसी तिमाही में 26% की 26% की वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुई। एक कार निर्माण कंपनी ने चौथे वर्ष में 1800 कारों और 8वें वर्ष में 2600 कारों का उत्पादन करने की योजना बनाई, यह मानते हुए कि उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या के से समान रूप से बढ़ता है। अब जो जानकारी ऊपर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रश्नों के यहाँ पर आंसर देने हैं
और प्रश्न आपके लिए कुछ इस तरीके से है। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन का पता लगाना है कि कितना उत्पादन हुआ। दूसरे वर्ष में भाई 12वें वर्ष के उत्पादन को बताना है। सबसे पहले तो उत्पादन वर्ष में पहले वर्ष का बताना है, फिर 12वें वर्ष का बताना है। पहले 10 वर्षों के में कुल उत्पादन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 और 10, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक आपको टोटल करने की कितने जो उत्पादन हुआ पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तो उसी तरह से आपको जोड़ते जाना है और पहले से 10वें तक सारों को प्लस करना है। इसी के साथ ही इसी का अगला सवाल है, या में किस वर्ष कुल उत्पादन 15,000 कारों तक पहुंच जाएगा। या तो आप ऊपर वाला करें या सिर्फ आपको यही वाला करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 36 का सॉल्यूशन है एक बार पूरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला यानी कि 36 का फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ, और अथवा वाला यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लग रहा हो, सही लग रहा हो, आप देखें, समझें, और मेन फोकस आपको समझने पे करना है ताकि एग्ज़ाम में किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए आप उसे टाइम कर पाओ। और अगला सवाल देखते हैं 37 पर। और भैया 37 में दूसरा केस स्टडी है, और आई थिंक इसमें 3 केस स्टडी है। पहला आपने देख लिया, दूसरा आप इसे एक बार पढ़ें। जीपीएस में पूर्व दक्षिण चलने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और उत्तर दक्षिण चलने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं किसी स्थान का अक्षांश और देशांतर उसकी निर्देशांक होते हैं, और दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग किया जाता है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को लगभग 150 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के एक परिवार में भुज बी और नासिक एन के माध्यम से लखनऊ एल से पुरी पी तक एक गोल यात्रा की योजना बनाई, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। और एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए। फिर से यहाँ पर हम चित्र देखते हैं, और चित्र में कुछ इस तरीके का आपको नज़र आ रहा है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हुए निम्न के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले आप इसे देखें एक बार पूरी पिक्चर को, और उसके बाद यहाँ पर प्रश्न आपके लिए है। सबसे पहले है कि लखनऊ एल से भुज बी के बीच की दूरी कितनी है। और एक बार मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ने में आए। और उसके बाद देखो, यदि कोटा के लखनऊ एल से भुज बी को मिलाने वाले रेखाखंड 3:2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो कोटा यानी कि के का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। और ये पहला है, ये दूसरा है, और तीसरा है लखनऊ एल, नासिक एन और स्थानों से बने हुए त्रिभुज के आकार का नाम बताइए। पुरी पी, यानी कि लखनऊ एल, नासिक एन, पुरी पी। तो आपको त्रिभुज के प्रकार का आपको नाम बताना है। अगला सवाल है या पे, यानी कि या तो ऊपर वाला कर लें, देशांतर वाई एक्स पे, इस तरह से एक बार इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। और फिर से एक बार इसे पिक्चर को देखें, क्योंकि पिक्चर तो आपने वहाँ भी देख ली है। तो अब इसके सीधे हम चलते हैं सॉल्यूशन पर, और पहला सॉल्यूशन है, दूसरा है, और ये तीसरा सॉल्यूशन है। और आप इन तीनों सॉल्यूशन को एक बार स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें, थोड़ा वीडियो को रोकें। पहला है, दूसरा है, और ये तीसरा है। किस तरीके से यहाँ पर आंसर आ रहा है, किस तरह से सॉल्यूशन आपको करना है, ध्यान से देखें, समझे, और उसके बाद आप अपने आंसर जो भी आपने प्रैक्टिस की कोशिश की उससे आप टैली कीजिए, मैच कीजिए, और कितना आपने सही किया, कितना यहाँ पर मार्किंग स्कीम में सही है। अगर आपको डाउट लगता है कहीं भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यस, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए सैम्पल पेपर हिंदी में, लाइक साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तो सभी के स्टैंडर्ड मैथ के भी आप ज़रूर देखें। तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और अगला सवाल है आपके लिए या पे, तो यार या वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा इसे मैं कर देता हूँ जूम, और यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी तरह से आपके पास प्रश्न आ गया है अथवा वाला। और यहाँ पर आप इसे देखें एक बार, समझें, और उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल 38 की तरफ। और अगला है थर्ड केस स्टडी, लक्ष्मण झूला भारतीय राज्य उत्तराखंड में ऋषिकेश शहर से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित है। यह पुल तपोवन के गांव
का जोंक से जोड़ता है। तपोवन नदी के पश्चिमी तट टिहरी गढ़वाल जिले में है, जबकि जोंक पूर्वी तट पर पौड़ी गढ़वाल में जिले में है। लक्ष्मण झूला एक पैदल पुल है। तो आपने लक्ष्मण झूला, अगर आप उत्तराखंड गए हो कभी, तो बहुत ही मज़ेदार है लक्ष्मण झूला, जिसका कि उपयोग मोटर बाइकों द्वारा भी किया जाता है। ऋषिकेश का एक मील का पत्थर है और यहाँ पर ये जो लक्ष्मण झूला है ये काफ़ी मतलब झूलता भी है, इसमें जाने में अच्छा भी लगता है। और इसके नीचे बहुत मतलब यानी कि गंगा नदी यहाँ पर बहती है। और ऐसे देखते हैं। और अगला इसमें देखो 10वीं कक्षा के छात्रों का यहाँ पर उत्तराखंड एक समूह ने उत्तराखंड के ऋषिकेश का दौरा किया। उन्होंने नदी के पुल पर एक बिंदु P, और यहाँ पे आप देखो ये लक्ष्मण झूला है, यहाँ पर बिंदु P है, से देखकर नदी के विपरीत किनारों के आवागमन कोण क्रमशः 60 और 30, देखो यहाँ पर इस तरह से 60 और 30, तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। पुल की ऊंचाई करीब 18 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो उपरोक्त जानकारी के आधार पे आपको प्रश्न यहाँ पर बनाने हैं। 3 प्रश्न आपके लिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तीनों प्रश्नों को ताकि आप यहाँ पर समझ जाओ। पहला सवाल है दूरी PA ज्ञात करनी है आपको। दूसरा है दूरी ज्ञात कीजिए PB का। और तीसरा नदी की चौड़ाई AB आपको ज्ञात करनी है। इसी तरह से अथवा वाला है, और अथवा वाला पे यदि P से Q तक उन्नयन कोण 30 है तो ऊंचाई BP यानी कि BQ आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। और ये फिर से सभी चीज़ें सेम यहाँ पर जो भी आपको एक बार देखना है, एंगल आप देख लें, P को देख लें और किस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। और यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो तीनों आंसर यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ है। अथवा को हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे को एक बार ध्यान से देखते हैं। और यस, ये तीनों का सॉल्यूशन है। हाँ जी, A का, B का और C का। तो एक बार आपसे ध्यान से देखें ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और वीडियो को आप चाहे तो रोक सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके यानी कि अथवा वाले पार्ट पे। और अथवा वाला पार्ट आप ज़रूर देखें किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। इसकी आई थिंक आपको लंबाई वगैरह कुछ बतानी थी, ऊंचाई वगैरह। तो ये आपके पास इसका पूरा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है, और आप इसे ध्यान से एक बार देखें और समझें। तो ये था बेसिक मैथ सॉल्यूशन के साथ जो मार्किंग स्कीम आपको डिपार्टमेंट की साइड से मिलती है, वो मैं आपके साथ शेयर किया था। हिंदी मीडियम में, प्रॉब्लम हिंदी मीडियम की थी। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से आपको पेपर आएगा, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, और पेपर आपको कितना टफ कितना इजी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में आप स्टैंडर्ड मैथ के पेपर को भी ज़रूर देखें, चाहे आपने बेसिक मैथ का ही करना हो लेकिन स्टैंडर्ड मैथ का भी देखें, ताकि आपको दोनों तरह के सवालों में एक सिस्टम पता लगे कि भाई बेसिक मैथ में किस तरह से आ रहे हैं, स्टैंडर्ड मैथ में किस तरह से आ रहे हैं। और कई बार सवालों का इधर उधर हो जाता है, बेसिक वाले स्टैंडर्ड में पूछ लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड वाले बेसिक में आप कई बार इस तरह से भी देखने को मिला है। तो दोनों पेपर वीडियो आप ज़रूर देखें, हिंदी बेसिक और स्टैंडर्ड को। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह से ये कितना टफ लगा, कितना इजी लगा, और कितने मार्क्स आपके 80 में से इसमें आ सकते हैं। तो यार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको लगातार इसी तरह से सारी एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। जय हिंद।